नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटी की रिवीजन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा के ऊपर की थी और हमने उसे दो पार्ट में कवर किया था। और आज हमारा पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताओं को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस अनूठे संविधान की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ये बहुत लेंथी चैप्टर है, इसको अगर डिटेल से समझाने पर आए तो लगभग ये 2 से 2.5 घंटे की क्लास आपकी होने वाली होगी, लेकिन मैं इसको बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से मैं पूरे संविधान की जो मेन मेन प्रॉपर्टीज हैं उनको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। और जैसा कि आप सभी ने पिछली क्लास में देखा था कि जो हमारा संविधान है वो दो डेट्स में लागू हुआ है। एक तो आपका 26 नवंबर 1949 की डेट आपको ध्यान रखनी है। इस दिन हमारा जो संविधान है वो अंगीकार हुआ है और संविधान के कई सारे प्रावधान जो हैं वो इस डेट को लागू कर दिए गए थे। मैंने पिछली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाली क्लास में आपको पढ़ाया था। तो हमारा जो संविधान है वो अडॉप्ट हुआ है 26 नवंबर 1949 को, और इस समय बहुत सारे प्रावधानों को लागू कर दिया गया और बाकी जो रिमेनिंग कुछ प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ है, पूर्ण रूप से लागू हुआ है, पूर्ण रूप से लागू हुआ है, तो बाकी सारे प्रावधानों को इस डेट पर आपका लागू किया गया था। तो जब हमारा ये संविधान लागू हुआ है 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय हमारे संविधान में आपके 22 भाग थे, 22 भाग थे और आपके लगभग 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। जो हमारा मूल संविधान था उस मूल संविधान में लगभग 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। अच्छा, ये जो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं, तो देखो ये है क्या। जनरली जब हम एक बुक की बात करते हैं, चूंकि हमारा संविधान भी एक लिखित दस्तावेज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कोई बुक रखता हूं। अब जैसे ये हमारी एम लक्ष्मीकांत जो है उसकी भारत की राज व्यवस्था चैप्टर है। अब इस बुक है, अब इस बुक में आप देखिए, इस बुक को हमने डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर इस बुक में आप देख सकते हैं कि जैसे लिखा है भाग 1। अब भाग 1 में कई सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपका देखिए भाग 2 दे रखा है और फिर यहाँ पर इस तरीके से कई सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं। देखिए कई सारे चैप्टर्स, भाग 3 है तो कई सारे चैप्टर्स आपके सामने इस तरीके से दे रखे। तो ऐसे ही हमारे संविधान को कई सारे भागों में बांटा गया है। तो जो मेन टॉपिक है, जो मेन पार्ट है, उसको हम भाग बोलते हैं। और उसके अंदर के अगर हम संविधान को एक बुक की तरह कंसीडर करें तो मेन जो टॉपिक है उनको हमने भाग बोला, और उन टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है वो आर्टिकल्स के रूप में दिए हुए हैं। अच्छा, अनुसूची क्या है? देखिए वैसे भी हमारा जो संविधान है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो गया था, बहुत ज्यादा विस्तृत संविधान जो था वो हमारा हो गया था। और अनुसूचियां जो हैं इसमें जो विषय रखे हुए हैं, अगर जो उन विषयों को अगर हम भारतीय संविधान में रखते तो हमारा संविधान और ज्यादा लंबा हो जाता, और ज्यादा विस्तृत हो जाता। यानी कि अनुसूची में उन विषयों को रखा गया है जिन्हें संविधान में रखना पॉसिबल नहीं था। अगर हम संविधान में रखते तो वो और ज्यादा जो है लेंथी हो जाता। जैसे अगर हम अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची है, उसमें जो है वो वेतन भत्तों से रिलेटेड प्रावधान है। तो यानी कि अगर हम सभी लोगों के वेतन भत्तों को भी संविधान के अंदर रखते तो और लेंथी हो जाता। जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है कि किस स्टेट की जो है वो कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में, तो वो जो है 4th शेड्यूल में है। और 5th शेड्यूल में अनुसूचित क्षेत्रों के
प्रशासन के संबंध में उपबंध है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 स्टेट है, उनके प्रशासन के संदर्भ में उपबंध है। तो यानी कि शेड्यूल में हमने वो चीजें रखी हैं जिनको हमें संविधान में रखना पॉसिबल नहीं था। तो इस तरीके से हमारे मूल संविधान में लगभग 8 अनुसूचियां थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा संविधान है, ये जो हमारा संविधान है 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे संविधान को बहुत ज्यादा विस्तृत बना देती है, ठीक है। तो हमारे संविधान की जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगी कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या का दस्तावेज है, लगभग 140 करोड़ की जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने वाला, उन्हें न्याय देने वाला ये दस्तावेज है। और तो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसके लेंथी होने के पीछे, इसके बड़े होने के पीछे क्या क्या मेन रीजन है, तो देखिए इसमें सबसे पहला रीजन तो यही है कि इसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों की शक्तियों का वर्णन है, दोनों की शक्तियों का वर्णन है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जनरली क्या होता है, जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में भी आपकी जो है केंद्र सरकार है, वहां पर राज्यों की सरकार अलग है, वहां पर राज्यों के अपने अपने संविधान है, ठीक है। तो वहां पे राज्यों के संविधान अलग है और अमेरिकी देश का संविधान अलग है, लेकिन भारत देश के अंदर ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान में आपके 28 राज्य हैं और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो उन सबके प्रशासन से रिलेटेड जो उपबंध हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की शक्तियों का वर्णन हमारे संविधान में है, जो हमारे संविधान को बहुत ज्यादा लेंथी बना देता है, ठीक है। अच्छा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि देखिए आपको ये समझना है कि जो भारत है वो बहुत डाइवर्सिटी वाला देश है, ठीक है। अभी जब आप बैठे हैं, आप एक किसी स्टेट के अंदर बैठे हैं तो आपको ये चीज महसूस नहीं होती है, आप इस चीज को नहीं महसूस कर सकते। लेकिन अगर सपोज दैट आप किसी ऐसी क्लास में हो, देखिए धर्म भी है, भाषा भी है, अलग अलग धर्म के अनुयायी हैं, बहुत सारे धर्म हैं, कई सारे धर्म का ओरिजिन ही भारत में हुआ है, कई सारी भाषाएं हैं। कहा जाता है कि औसतन भारत में लगभग 20 किलोमीटर के बाद बोली जाने वाली जो भाषा है उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं परिवर्तन आ जाता है। अब गुजरात में गुजराती बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी है, उत्तर प्रदेश में हिंदी, उर्दू, और आपका केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तो ये अलग अलग भाषाएं हैं। तो बहुत सी भाषाएं भारत के अंदर हैं, बहुत से धर्म भारत के अंदर हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उनको बोलने वाले लोग हैं। अब ऐसे सभी लोगों के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो सभी लोगों को संतुष्ट करता हो, ये अपने आप में क्या मतलब आपको लगता है ये एक आसान काम है, ठीक है। आप सभी अलग अलग विचारधारा में बटे हो, सबके अपने विचारधारा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भारत के अंदर देखते हैं। आप देखते हैं कि केरल है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है, ये पानी को लेकर के आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। स्टेट्स के अंदर ही प्रॉब्लम है। अभी आप केरल जाएंगे तो केरल में आप देखेंगे कि वहां पे लोग जो है मलयालम बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप हिंदी भाषी हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक डिफरेंस जो है वो महसूस होगा। तो इतने सारे धर्म के लोग, इतने सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग, इतनी सारी बोलियों को बोलने वाले लोगों के लिए एक संविधान तैयार करना और उसमें उन सभी लोगों के लिए व्यवस्था करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। तो हमारा संविधान इसलिए भी लेंथी हो जाता है कि भारत की
भारत की विविधता के अनुरूप इसको बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो भारत की जो डाइवर्सिटी है तो उसके अकॉर्डिंग इसको ढालने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये जो है हमारे संविधान को बहुत ज्यादा क्या कर देती है, लेंथी कर देती है, ठीक है। इवन भाषा धर्म छोड़िए, खाने में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अब अभी आप सपोज दैट एक ऐसी क्लास में बैठे हो जहां आपके पास एक गुजराती व्यक्ति बैठा हो, एक केरल का व्यक्ति बैठा हो, एक आपका तमिल व्यक्ति बैठा हो, एक कर्नाटक का व्यक्ति बैठा हो, ठीक है, एक पंजाबी व्यक्ति बैठा हो, तो ठीक है, तब आप क्या करेंगे। अभी लंच का टाइम है तो एक गुजराती है तो उसने क्या है, वो जब लंच का टाइम हुआ तो उसने जो है वो ढोकला जो है अपना टिफिन खोलता है, उसमें ढोकला। आप हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो नाश्ता किया जाता है वो आलू पराठा इस तरीके का, वो जीरा वाले आलू होते हैं, आलू पराठा, ठीक है। तो आपने आलू पराठा खोला। वही कर्नाटक का व्यक्ति है वो सांभर खा रहा है, इडली खा रहा है, ठीक है। तो इवन खाने में भी बहुत ज्यादा अंतर है। तो भारत एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाई देश है और इनके सभी लोगों को संतुष्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। हमारा संविधान उन सभी के बारे में प्रावधान करता है, उन सभी चीजों का ध्यान रखता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैव विविधता के भारत की विविधता के अनुरूप है, ठीक है। और केंद्र सरकार व राज्य सरकार की शक्तियों का वर्णन है। अच्छा, तीसरा आप एक ये कह सकते हैं कि इसलिए भी लेंथी हो गया कि प्रशासनिक मामले भी हमारे संविधान में क्या है, प्रशासनिक मामले भी इंक्लूड है, यानी कि प्रशासन से रिलेटेड भी उपबंध है। जनरली देशों में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मामले वहां की पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, संसद के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं कि वो कानून बनाए और प्रशासन चलाए। लेकिन हमारे संविधान में कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कई मामलों में प्रशासन से रिलेटेड भी है। तो प्रशासनिक मामले भी हमारे संविधान के अंदर इनबिल्ट है, ठीक है। और अगर हम चौथी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हैं कि संविधान में जो है वो कानूनों का प्रभुत्व है, ठीक है। कानूनों का ज्यादा प्रभुत्व है, यानी कि जब हमारा जो संविधान बना, जब हमारा संविधान बनाया गया उस समय हमारे संविधान सभा में जो मैक्सिमम लोग थे वो बहुत बड़े बड़े कानूनी जानकार थे। भीमराव अंबेडकर, BN राव, ठीक है, ये इस तरीके के लोग थे जो बहुत बड़े लेवल पर आपके कानूनी जानकार लोग थे, ठीक है। तो ऐसे ज्यादा लोग हमारे संविधान में थे, बड़े बड़े वकील थे। तो हमारे संविधान में जो लीगल कानूनी प्रावधान है वो बहुत ज्यादा हो गए। तो इन सभी वजह से हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान हो गया है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का वर्णन है, भारत के लोगों की डाइवर्सिटी के अनुरूप है, हमारे संविधान को ढालने की कोशिश है, सभी के लिए उपबंध है। और जो प्रशासनिक मामले हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों का भी एक्सप्लेनेशन हमारे संविधान में दिया गया है, ठीक है। कानूनों का प्रभुत्व है, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग जैसी संस्थाएं, सभी के बारे में हमारे संविधान में वर्णन है, ठीक है। तो बहुत मतलब ये सारी चीजें मिलकर के हमारे संविधान को क्या बना देती हैं, विशाल बना देती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये प्रॉपर्टीज है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान तो है ही, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लिखित संविधान है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिए संविधान दो तरीके के हैं। कुछ देश अपने यहाँ, कुछ देशों ने उनको जिस हिसाब से शासन चलाना था उसको एक पेपर पे लिख लिया तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। कुछ लोग अपने यहाँ जो सिस्टमैटिक तरीके से व्यवस्था चली आ रही है उसी व्यवस्था के अनुरूप शासन चला रहे हैं, तो वहां के जो संविधान है वो अलिखित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे अमेरिका का संविधान है, ठीक है। तो अमेरिका का संविधान है वो आपका कैसा है, अमेरिका का संविधान आपका जो है वो लिखित है, ठीक है। संविधान आपका कैसा है, लिखित है। और ब्रिटेन के बारे में भी ये कहा जाता है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो भी आपका क्या है, वो आपका कैसा है, अलिखित है। ब्रिटेन में जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन से जो चीजें चली आ रही हैं, जो पुराने समय से चली आ रही जो व्यवस्था उन्होंने धीरे धीरे अपनाई है, उसी व्यवस्था के अनुरूप ब्रिटेन चल रहा है और कहीं पर चीजों को लिखने की आवश्यकता ब्रिटेन को नहीं पड़ी है। तो इसलिए ब्रिटेन का संविधान आपका कहा जाता है कि ये अलिखित संविधान है। हालांकि इस बात के विषय में आपका जो है वो थोड़ा सा मतलब ये एक विवादित बात है। आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान लिखित है या अलिखित है, बट जनरली
ब्रिटेन को अलिखित संविधान के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो दो तरीके के संविधान है। अमेरिका में जो है वो लिखी हुई है चीजें, सारे प्रावधानों को लिखा गया है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन के अंदर अरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा आपका कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने सभी चीजों को राइट करके संविधान के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो लिखित संविधान भी सबसे बड़ा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो हमारे भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, उनमें जो तीसरा पॉइंट है वो है कि हमने शासन व्यवस्था के रूप में संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, ठीक है। शासन व्यवस्था के रूप में संसदीय व्यवस्था को अपनाया, ठीक है। हम संसदीय व्यवस्था पर आपको डिटेल से एक क्लास देने वाले हैं, वहां पर हम डिटेल से पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहां पर हम आपको शॉर्ट में समझाते हैं कि हमने जो है वो संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया हुआ है। संसदीय व्यवस्था का जो जनक है, जो संसदीय व्यवस्था जिसके यहाँ सबसे पहले लाई गई थी, तो उस देश का नाम है ब्रिटेन। और ये जो ब्रिटेन है, इसने हमारे ऊपर लगभग 200 साल शासन किया है। तो हम इस ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है उसके तहत काफी सालों तक हमें अनुभव रहा है उसके अंदर, उसके भीतर रहने का। तो जो हमने भी क्या किया कि ब्रिटेन की तरह ही पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। और ऐसा नहीं है कि हमने कॉपी पेस्ट कर लिया कि भैया हमको एक्सपीरियंस है तो हमने संसदीय व्यवस्था के अनुरूप ही रहेंगे। संसदीय व्यवस्था हमारे लिए बेहतर थी, हमने इसलिए अपनाया। तो दो रीजन थे, एक तो संसदीय व्यवस्था बेहतर है, दूसरा हमें उसका एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था धीरे धीरे स्थापित की अपने देश की तरह। तो हमें तो एक्सपीरियंस भी है और वो हमारे लिए बेटर भी है। कैसे बेटर है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, तो भारत में जो है शासन व्यवस्था के रूप में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में दो शासन के दो स्तर हैं, एक केंद्र है और एक आपका कौन सा स्तर है? राज्य। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया। अब संसदीय व्यवस्था को कैसे पहचानेंगे तो मैं डिटेल से आपको क्लास दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक मोटी मोटी बात समझा देता हूं कि संसदीय व्यवस्था की प्रॉपर्टी जो होती है वो आप दो प्रॉपर्टी से आप इसको समझ सकते हैं। एक तो इसमें दो प्रमुख होते हैं, ठीक है, दो प्रमुख होते हैं, ठीक है, दो हेड होते हैं। एक हेड आपका जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, ठीक है, वास्तविक शक्ति इसके पास नहीं होती, तो नाम मात्र का हेड है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रिटेन के अंदर बात करें तो ब्रिटेन के अंदर वो जो है वो कौन होता है? सम्राट। और भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर वो कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखना है। तो भारत के अंदर राष्ट्रपति है। तो आपके दो प्रमुख होते हैं, एक आपके नाम मात्र का प्रमुख होता है, जैसे ब्रिटेन में सम्राट है, भारत में राष्ट्रपति है। और भारत के अंदर वो अगर हम मतलब और दूसरे आपके कौन होते हैं? दूसरे आपके होते हैं वास्तविक प्रमुख, ठीक है, जिनके पास असल पावर है, जिनके पास शासन चलाने की असली शक्ति है। तो ब्रिटेन के अंदर भी जो कि संसदीय व्यवस्था है, तो ब्रिटेन के अंदर भी प्रधानमंत्री सहित जो है उसकी क्या होती है? मंत्री परिषद। ये जो है ये वास्तविक प्रमुख है। मेन शासन की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के पास है। भारत के अंदर भी ये शक्ति पीएम सहित उसकी मंत्री परिषद के पास है, ठीक है। तो इसी को आसान भाषा में आप क्या बोलते हैं? इसी को आसान भाषा में आप क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार बोलते हैं। तो भारत की केंद्र सरकार कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, जिसके पास एक्चुअल पावर्स है देश में रूल करने की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दो प्रमुख होते हैं और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, जो सबसे प्यारी है, सबसे अच्छी है, वो विशेषता क्या है? तो भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, जिस आर्टिकल को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 कहता है कि जो मंत्री परिषद है, अब ये जो मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा, ठीक है, जो लोकसभा है भारत की, यानी कि अगर हम बात करें तो निचला सदन जो आपका लोअर हाउस है, निचला सदन,
लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। ठीक है, उत्तरदायी है। तो ये जो मंत्री परिषद है ये अकाउंटेबल है किसके प्रति, निचले सदन यानी कि लोकसभा के प्रति। तो मंत्री परिषद जो व्यवस्था है या संसदीय व्यवस्था है उसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये उत्तरदायी है, ये उत्तरदायी है, इसको जवाब देना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब संसद का सत्र चल रहा है तो जो मिनिस्टर है, विपक्ष है, उनसे क्वेश्चन पूछता है और मिनिस्टर्स जो है वो उनके आंसर करते हैं, प्रश्न काल होता है, शून्य काल होता है। ठीक है, तो इन सब में जो है वो उत्तरदायी है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और अगर लोकसभा में अगर जो है वो बहुमत नहीं रह जाता है तो सरकार भी गिर जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट विशेषता है संसदीय व्यवस्था की, सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी है कि वो आपका जो है रिस्पॉन्सिबल है लोअर हाउस के प्रति। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और भीतर लेके चलूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं तो भारत में आपका जो है शासन के कितने स्तर हैं, शासन के 2 स्तर हैं। शासन के कितने स्तर हैं, 2 स्तर है। ठीक है, 2 स्तर है। एक आपका क्या है, एक आपका केंद्र है। ठीक है, एक आपका क्या है, केंद्र है, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका राज्य है। ठीक है, तो केंद्र स्तर पर जो संस्था है जो पूरे देश के बारे में विचार विमर्श करती है उस संस्था को अपन संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। तो संसद, ठीक है, तो पूरे देश के स्तर पर संस्था है और इसका काम है पूरे देश के स्तर पर विचार विमर्श करना। राज्य स्तर पर जो संस्था है वो आपकी कौन सी है, वो है आपका विधानमंडल। इसका काम है कि राज्य स्तर पर विचार विमर्श करना। ठीक है, अच्छा, अब संसद के अंदर कौन कौन है, संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है। एक आपका राष्ट्रपति, और यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एलएस का मतलब है लोकसभा और आरएस का मतलब होता है राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर के हमारा क्या बनता है, संसद बनती है। और विधानमंडल के अंदर कौन होता है, विधानमंडल के अंदर आपका राज्यपाल होता है। और राज्यपाल जो है वो आपका जो है राज्यपाल, और राज्यपाल के बाद आपका विधानसभा, वीएस का मतलब विधानसभा। ठीक है, तो हर राज्य की अपनी विधानसभा है और जिन राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, उन राज्यों में विधान परिषद भी जो है वो विधानमंडल का निर्माण करती है। तो विधानमंडल जो है उसके भी आपके मुख्य रूप से 2 हिस्से हैं, राज्यपाल और विधानसभा। और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, जैसे यूपी में विधान परिषद है, तो यूपी का विधानमंडल 3 लोगों से मिलकर बनता है, देश की संसद 3 लोगों से मिलकर के बनती है। ठीक है, अच्छा, अब आप देख रहे हो कि राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का प्रमुख है। क्या है, नाम मात्र का प्रमुख है। तो नाम मात्र का प्रमुख है, और राज्यपाल भी आपका क्या है, नाम मात्र का प्रमुख है। सारी शक्ति जो है वो किसके पास है, सारी शक्ति किसके पास है, वो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में है। और यहां पर राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री सहित उसकी मंत्रिपरिषद में है। तो यानी कि एक नाम मात्र का प्रमुख है, एक वास्तविक प्रमुख है। तो हम कह सकते हैं कि भारत ने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर, दोनों शासन के कितने स्तर हैं, 2, और दोनों स्तर यानी कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर किसको अपनाया है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था को क्या किया है, अपनाया है, ध्यान रखना है। अच्छा, ठीक है, इसके अलावा और दूसरी बात समझते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे ये लोकसभा है तो ये हमारा लोअर हाउस है, निचला सदन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप सभी को पता होगी। ये आपका निचला सदन है। राज्यसभा आपका कैसा सदन है, उच्च सदन है। ठीक है, ऐसे ही जब हम राज्य विधानमंडल में जाते हैं तो विधानसभा हमारा कैसा सदन है, निचला सदन है। ठीक है, निचला सदन है। और जो विधान परिषद है जिन राज्यों में, तो ये कैसा सदन है, उच्च सदन। ठीक है, अच्छा, अब देखिए लोकसभा में जो वर्तमान सीट है लोकसभा में वो कितनी है, वर्तमान सीटें कितनी है लोकसभा में, 543। ध्यान रखना है, लोकसभा की वर्तमान सीट कितनी है, 543, 543 सीट है। अब देखिए इस 543 सीटों पर, इन 543 सीटों के लिए क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। और
ये चुनाव कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। कैसे चुनाव? प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि इन 543 सीटों में कौन वोट डालता है? जनता वोट डालती है। ठीक है, जनता जो है इन 543 सीटों के लिए सदस्यों को चुनती है, जिन्हें आप क्या बोलते हो? सांसद। क्या बोलते हो? सांसद। ये किसके सांसद है? लोकसभा के सांसद हैं। अब इसमें कई सारे दल भाग लेते हैं, इन चुनावों में कई सारे दल भाग लेते हैं, और 543 का जो भी इस चुनाव में क्या है, जो भी दल क्या प्राप्त कर ले? बहुमत प्राप्त कर ले। क्या प्राप्त कर ले? बहुमत प्राप्त कर ले। ठीक है, प्राप्त कर ले। और बहुमत कितना है? बहुमत कितना होता है? 50% प्लस 1, यानी कि 543 का आधा और उसमें कितना जोड़ दें? 1, तो लगभग कितनी सीटें? 272। यानी कि जो दल 543 में से 272, कितने में से? 543 में से 272 सीटें प्राप्त कर ले, वो दल क्या हो जाएगा? बहुमत दल। और यही बहुमत दल अपना क्या चुनता है? अपना नेता चुनता है, और यही नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। बात समझ में आ रही है? तो प्रधानमंत्री बेसिकली जो लोकसभा है उसमें बहुमत दल का नेता होता है। ध्यान रखना है, ठीक है? प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। और लोकसभा में बहुमत कितना है? बहुमत लाने के लिए पार्टी को 543 सीटों में से 272 सीटें गेन करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? अब यही बहुमत दल अपना एक नेता चुनेगा, यही नेता क्या है? प्रधानमंत्री। ठीक है, और प्रधानमंत्री कहता है कि इतना बड़ा देश है भाई, अकेले रूल नहीं कर सकते, अकेले शासन नहीं चला सकता, अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है इतने बड़े देश में? तो हमें अपने लिए कुछ लोगों की आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री जो है उसकी सहायता के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करता है, दैट इज मंत्री परिषद। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ही आपकी क्या है? केंद्र सरकार। और ये बात, अब हम इतनी बात मैंने आपको क्यों समझाई? कुछ रीजन होगा कि मैंने इतना टाइम यहां पर दिया। ये जो केंद्र सरकार है, ठीक है, यानी कि जो बहुमत दल है, बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की सहायता के लिए एक मंत्री, प्रधानमंत्री जो है अपने हेल्प के लिए एक मंत्री परिषद को अपॉइंट करता है। हालांकि अपॉइंट राष्ट्रपति करता है, बट प्रधानमंत्री जिन जिन को बोलेगा उन्हीं को राष्ट्रपति जो है मंत्री बनाएगा। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद यही केंद्र सरकार है। और ये जो केंद्र सरकार है ये लोकसभा में अपने कार्यों के लिए जवाबदेह है। तो संसदीय व्यवस्था की सबसे अच्छी बात है कि वो अकाउंटेबल होती है लोअर हाउस के प्रति। ठीक है, ऐसे ही सेम विधानसभा का केस है। विधानसभा में जो सीटें हैं वो जनसंख्या के आधार पर है। जैसे उत्तर प्रदेश में सीटें आपकी कितनी है? 403। तो 403 सीटों के लिए चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। जो भी दल बहुमत प्राप्त करता है, यानी कि 202 सीटें प्राप्त कर लेगा, वही बहुमत दल अपना एक नेता चुनेगा। वही नेता आपका क्या होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कहता है इतने बड़े राज्य का शासन अकेले कैसे चलाएं, कुछ लोग हमें चाहिए। तो वो कुछ लोग जिनको मुख्यमंत्री बोलता है राज्यपाल, उन्हीं को मंत्री बना देते हैं। तो वो उनकी मंत्री परिषद होती है। और यही सीएम और मंत्री परिषद मिलकर राज्य सरकार बनाते हैं। और ये राज्य सरकार अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय व्यवस्था की सबसे अच्छी बात कि ये जो संसदीय व्यवस्था है ये सामूहिक रूप से क्या होती है? उत्तरदायित्व होती है, इसके अकाउंटेबल होती है। ठीक है, और जब ये अकाउंटेबल होती है तो ये काफी अच्छी और यूनिक व्यवस्था है, इसलिए हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। क्लियर हो गई आप सभी को बात? ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते। तो हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। पहला, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान व्यवस्था के रूप में हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, तीसरा हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अगला है कि हमने संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था के लक्षण भी हमारे संविधान में है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो भाई साहब नई चीज है, और जिन लोगों ने पढ़ा है तो उनको ये चीजें पता होंगी कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, वो संघीय संविधान है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें तो ये जो है कैसा संविधान है? एक
संघीय संविधान है। संघीय संविधान का मतलब यह है कि यहाँ पर हमारे संविधान में, ठीक है, इसको भी मैं डिटेल से आपको अलग से क्लास देने वाला हूँ। मैं संसदीय व्यवस्था भी अलग से पढ़ाऊंगा, संघात्मक व्यवस्था भी अलग से पढ़ाऊंगा, और भी मैं तुलनात्मक अध्ययन करूंगा, कई सारे देशों का संविधान मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें, चूंकि हमें चैप्टर पढ़ रहा है, तो हम बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है। संघीय संविधान का मतलब जो मैंने पीछे बताया, शासन के कितने स्तर है, शासन के 2 स्तर, ठीक है। शासन के कितने स्तर हैं, 2 स्तर हैं। एक आपका कौन सा है, एक आपका केंद्र है और दूसरा आपका क्या है, राज्य, ठीक है। अच्छा, तो शासन के 2 स्तर हैं। अब इन 2 स्तरों के बीच में आपका शक्तियों का क्या है, बंटवारा है। शक्तियों का क्या है, शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। राज्य सरकार जो है उसको अलग शक्तियां हैं, केंद्र सरकार को अलग शक्तियां हैं। शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, इसके लिए आपकी जो है सूचियां बनाई गई हैं। तो यानी कि एक आपकी कैसी सूची है, संघ सूची। तो संघ सूची में जो भी विषय लिखे हुए हैं, जितने भी विषय लिखे हुए हैं, उन सभी पर लिखे हुए हैं, ठीक है, लिखे हुए हैं, उन पर कानून बनाने की शक्ति जो है, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, उन पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, ठीक है, केंद्र सरकार के पास है, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति जो है संसद के पास है। अच्छा, और दूसरी आपकी कौन सी सूची है, राज्य सूची। और राज्य सूची में जो भी विषय लिखे हुए हैं, ठीक है, राज्य सूची में जितने भी विषय लिखे हुए हैं, उन सभी पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो किसके पास है, वो किसके पास है, वो राज्य सरकार के पास है या राज्य विधानमंडल के पास है, ठीक है। तो राज्य सरकार के पास है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तीसरी एक कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है, यानी कि समवर्ती सूची होती है। तो समवर्ती सूची में जो विषय लिखे हैं, ठीक है, तो इसमें जो विषय लिखे हैं उसमें कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, दोनों के पास है। यानी कि केंद्र भी उस पर कानून बना सकता है, ठीक है, केंद्र भी कानून बना सकता है और उस पर राज्य भी कानून बना सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं संसद भी कानून बना सकती है और विधानमंडल भी कानून बना सकता है। तो आप यहां पर इसको देखिए, आप देखिए कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। शक्तियों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है, केंद्र स्तर पर भी किया गया है और राज्य स्तर पर, ठीक है। तो शक्तियां डिवाइडेड है, शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। तो संघीय संविधान की विशेषता होती है कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। संघ सूची के विषय पर आपका केंद्र सरकार या संसद कानून बना सकती है और राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। तो शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन अब सभी अपने अपने क्षेत्र में काम भी करते हैं, कोई किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है, इफ रिक्वायर्ड, तो जो हमारा केंद्र है, जो हमारी केंद्र सरकार है, ठीक है, अगर आवश्यकता पड़ती है, जिस पर मैं आपका बात कर रहा हूं, अगर आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, हाँ, अगर आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, इफ रिक्वायर्ड, आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर हो जाती है, ठीक है, राज्य सरकार की तुलना में, ठीक है। आसान भाषा में समझा रहा हूं, राज्य सरकार की तुलना में, ठीक है। तो यानी कि केंद्र सरकार आवश्यकता पड़ने पर ज्यादा, वैसे तो क्या है, आपने कहा कि सर जी हमारा जो संविधान है वो संघीय है। संघीय का मतलब है शासन के 2 स्तर हैं, शासन के 2 स्तर हैं, यानी कि एक पूरे देश के स्तर पर केंद्र सरकार है, राज्य के स्तर पर राज्य सरकार है, और दोनों के बीच सर जी शक्तियों का बंटवारा भी है। सब अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग रूप से काम करते हैं। केंद्र अलग जो संघ सूची के विषय है उन पर कानून बनाता है, उन पर शासन करता है, और जो राज्य है वो राज्य सूची के विषय उन पर कानून बनाता है, उन पर शासन
शासन करता है, और जो समवर्ती सूची में विषय उन पर दोनों है, तो विवाद का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर हो जाती है एज कंपेयर टू राज्य सरकार, ठीक है। और इसका एग्जांपल है, जैसे केंद्र सरकार इमरजेंसी लगा सकती है, ठीक है, केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से देश में आपातकाल लगा सकती है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये केंद्र सरकार को आवश्यकता पड़ने पर ज्यादा मजबूत बनाते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार जो आदेश देगी वो राज्यों को मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो उसके आधार पे भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यानी कि राज्य जो हैं वो कमजोर हैं, ठीक है, केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अमेरिका में, अमेरिका देश में भी संघात्मक व्यवस्था है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में केंद्र सरकार अपने ही विषयों पर शासन करती है, जो उसकी मतलब संघ सूची में जो विषय लिखे हैं अमेरिकी सरकार उतने ही विषयों पर शासन करेगी, बाकी मैक्सिमम राज्य सरकार ही वहां पर पावरफुल होते हैं। राज्य सरकारों के पास ज्यादा अधिकार है, राज्य सरकारों के पास ज्यादा दायित्व है, ठीक है, केंद्र सरकार की तुलना में अमेरिका के अंदर। लेकिन भारत के अंदर आपका जो है वो केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। शक्तियों का संघीय संविधान है बट केंद्र सरकार को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है, रीजन है इसके पीछे भाई साहब, रीजन है। क्या रीजन है, आपने देखा भैया जब देश आजाद हुआ तो बंटवारा हुआ, लाखों लोगों की जान गई, दंगे हुए, फिर जब आप उससे निकल पाए तो वो देसी रियासतों वाला मैटर हुआ कि सभी देसी रियासतों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि हम भैया भारत के साथ नहीं जाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, अलग देश बनाएंगे। तो जैसे तैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सबको शामिल करके एक यूनिफाइड भारत बनाया। एक जो आज भारत हम देखते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। और जैसे उस प्रॉब्लम से निकले तो भाषाई आधार पर राज्य बोले कि हमारा गठन जो है वो भाषा के आधार पर कीजिए, तो उस बेसिस पे दंगे होने लगे। तो जब ये सारी चीजें मतलब हम लोगों ने उस टाइम पे महसूस की, जब हमने देखा, तो ऐसे में केंद्र सरकार का मजबूत होना स्वाभाविक था, क्योंकि राज्य इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, इतने बड़े मुद्दों को राज्य हैंडल नहीं कर पाएंगे। कल को राज्य हाथ खड़े कर देगा कि भाई साहब हमारे यहाँ दंगे हो रहे हैं, हमारे पास तो केवल पुलिस है, हम क्या करें, है ना। तो ऐसे में केंद्र सरकार को पावरफुल बनाया गया। तो यानी कि जो भारत का संविधान है वो आपने क्या कहा कि सर जी संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था के लक्षण है। एकात्मक व्यवस्था के लक्षण का मतलब है कि केंद्र सरकार आवश्यकता पड़ने पर ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हमारे संविधान की विशेषता हो गई एक। अगली बात करते हैं, तो अगला है बेटा कि हमारे देश में संविधान कैसा है, संघात्मक, और नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है, ठीक है। हमने अभी आपको क्या बताया, जैसे जो संविधान है वो जब संघात्मक है, अमेरिका का संविधान संघात्मक है, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगर हम बात करें अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है भाई साहब, ठीक है। यानी कि वहां पर तो आपके पास एक देश की नागरिकता है, और दूसरा वहां पर राज्य की नागरिकता है, ठीक है। तो वहां पर दोहरी नागरिकता है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप केवल भारत देश के नागरिक हैं, ठीक है, भारत देश के नागरिक हैं, ठीक है, नागरिक है। तो ध्यान रखना है आप केवल भारत देश के नागरिक हैं। अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है, भारत के अंदर दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। आप केवल भारत देश के नागरिक हैं। और अगर हम दोहरी नागरिकता दे तो बवाले मच जाता। आप देख रहे हो कि यूपी वाले जो है, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अलगाव देख सकते हैं राज्यों के बीच, कि यूपी वालों के अंदर कहीं ना कहीं बिहार वालों के लिए अलगाव है, बिहार वालों के लिए यूपी वालों के लिए अलगाव है, महाराष्ट्र वाले यूपी बिहार दोनों से आपका जो चिढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं। कई सारे केसेस आपको ये चीज बताते हैं कि अलगाव की भावना है, क्योंकि भाषा अलग है भाई साहब, भाषा अलग है, बोली अलग है, ठीक है, अलग अलग संप्रदाय हैं, तो अलगाव स्वाभाविक है, ठीक है। तो उस अलगाव के कारण हमने जो है वो एकल नागरिकता रखी। हमने कहा भैया आप भारत देश के नागरिक हो, दोहरी नागरिकता का भारत में तो कोई सीन नहीं है, ठीक। अच्छा चलिए, तो आपका एकल नागरिकता है, ठीक है। अगली विशेषता जो है हमारे संविधान की क्या है बेटा, कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया है, ठीक है, मूल अधिकारों को
मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो हमारे संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। अमेरिका में भी मूल अधिकार है। ठीक है, तो ये मूल अधिकार हालांकि अमेरिका से प्रेरित है, पर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप जो है फंडामेंटल राइट्स हैं। अच्छा, मूल अधिकार क्या होते हैं? हमारे संविधान का जो भाग 3 है, भाग कितना है? 3। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक किसकी बात की गई है? किसकी बात की गई है? मूल अधिकार की बात की गई है। ठीक है, मूल अधिकार की क्या की गई है? बात की गई है। तो यानी कि 12 से 35 तक मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई वृक्ष है, अब वृक्ष का मूल यानी कि उसकी जड़, अगर हम जड़ काट देंगे तो क्या पेड़ चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो पेड़ नहीं चल सकता। ऐसे ही कुछ ऐसे अधिकार है, अगर उन्हें जनता से छीन लिए जाए, जनता से छीन लिए जाए तो वो नहीं चल सकते, है ना? तो जनता जो है वो अपना विकास नहीं कर सकती, जनता नहीं चल सकती, जनता ग्रो नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए कई सारे ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्यों को दिया जाना चाहिए। ठीक है, और उन अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, हमारे यहाँ हम जब उनका रूल था तो रॉलेट एक्ट बना करके उनसे बोलने की आजादी छीन ली। अब यार, बोलने की आजादी हमको प्रकृति ने दी है, मुंह दिया है, बोलने की आजादी दी है, प्रकृति ने दी, तो प्राकृतिक अधिकार है, इसको कोई कैसे छीन सकता है? तो ऐसे कई सारे अधिकार जो अगर छीन लिए जाएं तो जनता अपना विकास नहीं कर पाएगी। ऐसे अधिकारों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। अब ये जो मूल अधिकार है, जो मूल अधिकार है, ये संख्या में कितने हैं? पहले 7 थे, संख्या में अभी कितने हैं? 6। ठीक है, 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से, जरा मैं आपको बता देता हूं। एक है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार है, और ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक दिया हुआ है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका कहां से कहां तक दिया है? 19 से 22 तक। ठीक है, तीसरा है हमारा स्वतंत्रता के अधिकार के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहां से कहां तक है? ये अनुच्छेद आपका जो है वो कहां से कहां तक है? 23 और 24 तक। उसके अलावा चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ठीक है, और पांचवा जो मूल अधिकार है वो हमारा है अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कहां से कहां तक है? ये है आपका अनुच्छेद 29-30 तक। ठीक है, और जो छठा मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, तो इस तरीके से आपका जो है ये किस में है? अनुच्छेद 32 में। तो इस तरीके से कितने मूल अधिकार हैं? इस तरीके से हमारे 6 मूल अधिकार हैं, और ये 6 मूल अधिकारों को साधारण परिस्थितियों में, ठीक है, परिस्थितियों में नहीं छीना जा सकता। ठीक है, जा सकता। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में छीना जा सकता है, जैसे आपातकाल लगा हो, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर का कोई मामला हो तो छीने जा सकते हैं, पर साधारण परिस्थितियों में हमसे ये 6 मूल अधिकार नहीं छीने जा सकते। तो मूल अधिकारों की व्यवस्था भी हमारा संविधान करता है, फंडामेंटल राइट देता है उसकी जनता को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मूल अधिकारों की चर्चा भी हमारे संविधान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं, साधारण परिस्थितियों में नहीं छीने जा सकते। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो अगला हमारा कौन सा है? डीपीएसपी का प्रावधान है। ठीक है, डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है,
ये आपके जो है डीपीएसपी का प्रावधान भी है हमारे संविधान में, ठीक है। जितने देशों से जो कुछ बेहतर हो सकता था वो हमने लिया है, ठीक है। डीपीएसपी का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है। और डीपीएसपी क्या बताते हैं? देखिए, डीपीएसपी ये बताते हैं कि ये जो केंद्र सरकार है, सरकार केवल शासन करने के लिए नहीं बनी है कि वो ये देखे कि कानून व्यवस्था सही से चलती रहे। सरकार का काम सोशल वेलफेयर भी है, लोक कल्याण भी है, जनता के ऊपर ध्यान देने का कार्य भी सरकार को करना चाहिए। तो ये जो डीपीएसपी है ये किसकी बात करते हैं? लोक कल्याण की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर राज्य की अवधारणा को लागू करवाते हैं, ठीक है। यानी कि राज्य को कैसा होना चाहिए? सोशल वेलफेयर, यानी कि राज्य का काम सिर्फ और सिर्फ आपका शासन करना, राज्य यानी कि सरकार, सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ शासन करना नहीं होना चाहिए, सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। गरीबों का ध्यान रखिए, वंचित वर्ग का ध्यान रखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का ध्यान रखिए, धर्म का ध्यान रखिए, ठीक है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। तो एक सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट भी जो है, महिलाओं का ध्यान रखना है, मजदूरों का ध्यान रखना है, तो इन सब चीजों के बारे में बात करता है डीपीएसपी, संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो हमारे संविधान में डीपीएसपी की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि हमने डीपीएसपी के प्रावधान आयरलैंड से लिए। कहां से लिए हैं? ये हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। परंतु आयरलैंड से ग्रहित है, परंतु भारतीय व्यवस्था के अनुरूप है, भारत के सभी वर्गों के अनुरूप है। तो डीपीएसपी क्या बताते हैं? डीपीएसपी ये कहते हैं कि जो सरकार है उसका काम केवल शासन करना नहीं है, उसको सोशल वेलफेयर स्टेट के रूप में होना चाहिए। मेरी पूरी शर्ट भीग चुकी है, आप देख रहे हैं पसीने से पूरी शर्ट भीग चुकी है, पसीना टपक रहा है, ठीक है। तो मेहनत है तो आप इस मेहनत को समझिए, ठीक है। चैनल को शेयर करिए, अगर आपको इससे बेनिफिट होता है तो भाई साहब इसको शेयर करें, इसको बढ़ाएं। मेरी मेहनत को कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकता है, इसको सफल बनाएं, ठीक है। तो काफी मेहनत लगती है क्लास को बनाने में, मैंने आपसे पहले भी बताया। तो डीपीएसपी का प्रावधान भी हमारे संविधान में है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे संविधान की कुछ मेन आपकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा एक आखिरी विशेषता आपके सामने ये रही कि हमारा संविधान में जो है वो कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है, ठीक है। जो हमारा संविधान है वो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या कभी कोई परफेक्ट संविधान बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। कोई भी ऐसा संविधान कभी नहीं बनाया जा सकता जो अपने आप में परफेक्ट हो। आवश्यकता पड़ने पर समय के साथ चेंजेस की आवश्यकता पड़ती है, और कॉमन सी बात है, समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों के रहने सहने का तरीका बदल रहा है, लोगों की समस्याएं चेंज हो रही है। तो संविधान को भी जो है वो एक मतलब एक स्थिर संविधान नहीं बनाया जा सकता, कभी नहीं बनाया जा सकता। तो जैसे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर वहां का जो संविधान है वो लगभग स्थिर है। संविधान में अगर कुछ भी चेंज करना है तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अमेरिका के अंदर, अमेरिका के संविधान में संशोधन करना आसान नहीं है, ठीक है। अमेरिका में, अमेरिकी संविधान में संशोधन जो है वो क्या है? मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। और भारत की बात करें, वो ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन में मैंने आपको बताया कि ज्यादातर चीजें लिखित है ही नहीं। तो ब्रिटेन के संविधान में संशोधन आसान है, ठीक है, आसान है। और मैंने आपको बताया संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती हैं भैया। आज साइबर प्रॉब्लम्स हैं, साइबर अपराध हैं, आजादी के टाइम पे नहीं थे, ठीक है। फोन्स वगैरह आज है, फोन से रिलेटेड समस्याएं, फ्रॉड कॉल्स आप देख रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप देखते हैं, आप वायरस देखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं तो जो उस समय नहीं थी, तो एक परफेक्ट संविधान नहीं बन सकता। तो अब इस संविधान में जो आवश्यकता पड़ने पर चेंज हो, तो वो चेंज कैसे किया जाए? कि अमेरिका की तरह मुश्किल बनाया जाए उसको चेंज करना संविधान को, या ब्रिटेन की तरह कैसा बनाया जाए? आसान बनाया जाए। कैसा बनाया जाए? आसान बनाया जाए, ब्रिटेन की तरह। तो हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान में कुछ
प्रावधानों को संशोधित करना बहुत मुश्किल है और कुछ को संशोधित करना आसान है। तो यानी कि हमने बीच का रास्ता अपनाया है। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको चेंज करने की प्रक्रिया हमने थोड़ी मुश्किल रखी हुई है और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको चेंज करने की प्रक्रिया हमने आसान बनाई है। तो यानी कि हमारे संविधान में कठोरता और लचीलेपन का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। और सबसे आखिरी विशेषता जो है वो हमारा जो संविधान है, ठीक है, संविधान वो सर्वोच्च है। ठीक है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारा जो संविधान है वो क्या है, सर्वोच्च है। सारी संस्थाएं, सारे व्यक्ति इस संविधान के तहत कार्य करने के लिए बाध्य हैं। तो संविधान सर्वोच्च है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। कोई भी, चाहे वो हमारी संसद हो, चाहे वो राज्य विधानमंडल हो, चाहे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, हम आम जनता है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो संविधान विरुद्ध हो। ठीक है, और अगर ऐसा कार्य किया जाता है तो संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। न्यायपालिका का पहला काम है संविधान की रक्षा करना, तो वो संविधान की रक्षा करेगी। ऐसी कोई बात होने ही नहीं देगी जो संविधान का उल्लंघन करती है। ठीक है, तो आपने प्रॉपर्टीज देख ली। तो आपने देखा विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, संघात्मक व्यवस्था है, बट केंद्र सरकार रिक्वायरमेंट पड़ने पर मजबूत हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा कि मूल अधिकार है हमारे संविधान में, डीपीएसपी है, एकल नागरिकता है, और आपका जो है हमारा जो संविधान है वो लचीले और कठोरपन का मिश्रण है। यानी कि आवश्यकता पड़ने पर जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कुछ प्रावधान बहुत मुश्किल से संशोधित होंगे, कुछ प्रावधान बहुत आसानी से संशोधित हो जाते हैं। और संविधान, अंतिम जो विशेषता है, हमारा जो संविधान है वो क्या है, सर्वोच्च है। तो मैंने मैक्सिमम मेन पॉइंट्स आपको जो है हमारे संविधान के बता दिए हैं। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज हमारे संविधान की मैंने आपसे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब आप सभी से मिलेंगे अगली क्लास में। सभी कॉपी पेन लेकर के इसको राइट डाउन करेंगे। ठीक है, आप एक प्रोसेस के साथ जुड़ेंगे। आप इस क्लास को केवल देखने से काम नहीं चलेगा। आप अगर शुरुआत से इस क्लास के साथ जुड़ेंगे तो जब तक मैं संविधान की अंतिम क्लास तक पहुंचूंगा, मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप पॉलिटी में आप इतना आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और बहुत सहज हो जाएंगे पॉलिटी के लिए। बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर कल को आपसे कोई बेसिक चीजें पूछता भी है, ठीक है, तो आपको एक पॉलिटी की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। बशर्ते आपको करना क्या है, क्लास को शुरू से क्लास के साथ बने रहना है। जब जब ये क्लास पढ़ती है आपको टाइम नहीं देखना है कि कितने घंटे की क्लास है, कितने मिनट की क्लास है। ठीक है, आपको बस क्लास के साथ जुड़े रहना है। आप क्लास को फॉलो करते रहें। ठीक है, तो बस आपका धीरे धीरे, मेरी ये प्रॉमिस है, मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप जो है वो लगभग पॉलिटी में बहुत ज्यादा सहज हो जाए और पॉलिटी आप अच्छे से कवर अप कर पाए। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चे रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।